हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और ये जो वीडियो है ये बैंकिंग अवेयरनेस का पहला पार्ट है। अप्रैल की जो बैंकिंग अवेयरनेस है हम इसको आपके लिए 3 से 4 वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग टू असिस्ट इट्स कस्टमर इन मीटिंग द बैंकिंग नीड फ्रॉम होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। यानी लॉकडाउन के चलते घर से ही बैंकिंग सर्विस को यूज करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस को अपने कस्टमर के लिए लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआईसी बैंक ने। देखिए, कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन है उसके दौरान आईसीआईसी बैंक ने अपने कस्टमर के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू की है, जिससे कि वह अपने घर से ही बैंकिंग सर्विस का यूज कर सके। ओके, व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस में कस्टमर अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकता है, चेक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है और बैंक स्टेटमेंट निकाल सकता है, और साथ ही साथ जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उनके लिए भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है आईसीआईसी बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस अपने कस्टमर के लिए स्टार्ट की है। अब बात करते हैं हम आईसीआईसी बैंक की। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। और आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन है, हम है ना या ख्याल आपका, हम है ना या ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी पार्टनर विद आईसीआईसी लॉम्बार्ड टू लॉन्च कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स। यानी किस कंपनी ने आईसीआईसी लॉम्बार्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने शॉपकीपर को कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगा? तो ये किया है भारत पे ने। देखो, भारत पे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसने आईसीआईसी लॉम्बार्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने शॉपकीपर को कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर सके। ओके, देखो, भारत पे एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से शॉपकीपर कस्टमर से पेमेंट को डिजिटली रिसीव करते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है भारत पे ने आईसीआईसी लॉम्बार्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह अपने जो शॉपकीपर हैं उनको कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी सोल्ड इट्स 26% स्टेक इन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फॉर $310 मिलियन। यानी किस कंपनी ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में 26% का स्टेक सोल्ड किया है, जो ये डील $310 मिलियन की है? तो ये किया है इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जर्नल ने। देखो, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जर्नल ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, जो मुंबई बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है, इसमें 26% का स्टेक जो करीब $310 मिलियन का है उसको सोल्ड किया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये किया है इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जर्नल ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 5.45% स्टेक इन स्पाइसजेट। यानी किस कंपनी ने स्पाइसजेट, एक एविएशन कंपनी है, इसमें 5.45% का स्टेक एक्वायर किया है? तो ये किया है एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने। यानी एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने स्पाइसजेट में 5.45% का स्टेक एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स to -% from 9% to strengthen the segment of the corporate bonds of outstanding stock for financial year 2020-21। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 9% से बढ़ाकर कितने परसेंट की लिमिट को इंक्रीज किया है, जिससे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के सेगमेंट्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड की जाए फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए? तो ये किया है 15%। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 9% से बढ़ाकर 15% की लिमिट को इंक्रीज किया है, जिससे कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो एफपीआई है उसमें एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड की जा सके फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए। देखो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो लिमिट को इंक्रीज करता है, ये फीमा एक्ट के अंतर्गत इसको किया जाता है। यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 एंड 11 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस लिमिट को इंक्रीज किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। देखो, ये एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये एक ग्रुप ऑफ असेट्स होती है या एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें स्टॉक, बॉन्ड्स और जो कैश इक्विवेलेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं उसमें फंड को इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर
या जब कोई फॉरेन कंपनी किसी भी सेगमेंट में फंड को इन्वेस्ट करती है, ओके, और उस फंड को किसी इन्वेस्टर या किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल के माध्यम से मैनेज किया जाता है, तो उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो सेगमेंट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, उसमें 9% से बढ़ाकर 15% की लिमिट को इंक्रीज किया है। अब बात करते हैं हम आरबीआई की। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 में अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके डिप्टी गवर्नर हैं एम के जैन, बीपी कनंगू, माइकल देवव्रत पात्रा, और जो फोर्थ डिप्टी गवर्नर ये वेंकट पोस्ट है, यानी कि एनएस विश्वनाथन। ये 31 मार्च 2020 को इनका रिटायरमेंट हो गया। इस पोस्ट के लिए अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, एफपीआई में 9% से बढ़ाकर 15% की लिमिट को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इंक्रीज किया है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक ग्रांट $60 मिलियन टू आवास फाइनेंशियल टू इम्प्रूव वुमेन एक्सेस इन हाउसिंग इन इंडिया। यानी किस बैंक ने आवास फाइनेंशियल में $60 मिलियन का फंड ग्रांट किया है, जिससे कि इंडिया में जो वुमेन हैं उनको हाउस को एक्सेस करने में इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड की जा सके। तो ये किया है एडीबी ने। देखिए, एडीबी ने आवास फाइनेंशियल के माध्यम से जो इंडिया की वुमेन्स हैं उनको हाउस प्रोवाइड करने के लिए $60 मिलियन का फंड ग्रांट किया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आवास फाइनेंशियल के लिए एडीबी ने $60 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं हम एडीबी की। देखो, एडीबी एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है मंडलायुंग, मनीला, फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट हैं मासासुगु आशिकावा। इसके प्रेसिडेंट हैं मासासुगु आशिकावा। इसको फाउंड किया था 19 दिसंबर 1966 को, और इसके मेंबर कंट्री हैं 68। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड स्टे फॉर सेवियर्स इनिशिएटिव टू सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यानी किस कंपनी ने स्टे फॉर सेवियर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसमें हेल्थ प्रोवाइडर को सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। तो ये किया है मेक माई ट्रिप ने। देखो, मेक माई ट्रिप ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टे फॉर सेवियर्स, जिसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको इसके माध्यम से हेल्प प्रोवाइड की जा सके। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, स्टे फॉर सेवियर ये एक इनिशिएटिव है जो मेक माई ट्रिप ने इसको स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक इज द पार्टनर बैंक ऑफ पीएम केयर्स फॉर इमरजेंसी फंड टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। यानी किस बैंक ने पीएम केयर्स के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें वह कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में इमरजेंसी फंड को प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीएम केयर्स के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में इमरजेंसी फंड को प्रोवाइड करे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है एसबीआई ने। देखो, एसबीआई के बाद दो बैंकों ने और पीएम केयर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें एचडीएफसी बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, अब कुल मिलाकर पीएम केयर्स के साथ जो पार्टनर बैंक हैं ये 3 बैंक हैं, जिसमें पहली बैंक है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी है इंडियन ओवरसीज बैंक, और तीसरी है एचडीएफसी बैंक। ओके, देखिए, अब बात करते हैं हम पीएम केयर्स की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको 28 मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। जो इंडिया में कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज है उससे फाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इमरजेंसी फंड को पब्लिक के माध्यम से डोनेट किया जाता है। ओके, इसमें आप भी पीएम केयर्स के अंतर्गत कोई भी अमाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसमें आप डाल सकते हैं। पीएम केयर्स में फंड आपको डालने के लिए यूपीआई से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ओके, और जो वॉलेट्स हैं जैसे पेटीएम हो गया, मोबीक्विक, अमेजोन, और बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं, इनके माध्यम से आप पीएम केयर्स जो इमरजेंसी फंड है इसमें डोनेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो पार्टनर बैंक है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक, और थर्ड है आपका एचडीएफसी बैंक। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर रिसेशन इन वर्ल्ड ड्यू टू कोविड-19 इम्पैक्ट। यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड में रिसेशन डिक्लेयर किया है कोविड-19 इम्पैक्ट की वजह से। ये किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कोविड-19 जो आउटब्रेक है उसके चलते जो दुनिया है उसमें रिसेशन को डिक्लेयर किया है। यानी कि इसकी वजह से जो दुनिया की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया है। अब बात करते हैं हम ये रिसेशन होता क्या है।
देखो, रिसेशन एक पीरियड है जिसमें इकोनॉमी के अंदर एक डिक्लाइन आती है, या कह सकते हैं इकोनॉमी प्रोडक्टिव नहीं होती। ओके, यानी कुछ महीनों से इकोनॉमी में कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, या उसमें लगातार कमी आती चली आ रही है, तो उसको रिसेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत जीडीपी पर इम्पैक्ट पड़ता है, और जो लोगों की इनकम है उसमें कमी आती है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। ओके, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है। तो इन सबको एनालिसिस करने के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया है कि आने वाले समय में दुनिया रिसेशन की कगार पर है। ओके, कोविड-19 की वजह से। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 189, यानी 189, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड रिस्क फ्री सिंपल फाइनेंशियल सर्विस विदाउट सीकिंग आरबीआई नोट इन मार्च 2020? यानी कि निम्न में से किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बिना परमिशन के रिस्क फ्री सिंपल फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करेगा? तो ये करेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के रूरल एरियाज में अपनी ब्रांच का एक्सपेंशन कर सकता है, और जो उनकी जो रिस्क फ्री फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको पब्लिक में प्रोवाइड कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये अप्रूवल दिया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी अनुमति के अपनी ब्रांच का एक्सपेंशन कर सकता है, और साथ ही साथ जो फ्री रिस्क फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको पब्लिक में प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक पब्लिक में अपनी जनरल बेसिक जो बैंकिंग सर्विस है उनको प्रोवाइड करता है, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये नचिकेत मूर कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, जो फ्री रिस्क फाइनेंशियल सर्विस, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक को कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक कमिट्स $100 मिलियन इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थ्रू NIIF? यानी किस बैंक ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को $100 मिलियन का कमिट किया है NIIF के माध्यम से? तो ये किया है ADB ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $100 मिलियन का फंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से प्रोवाइड करेगा, जिससे कि कोविड-19 जो आउटब्रेक है उसके चलते इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए एडीबी ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से $100 मिलियन का फंड प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ केयर वर्कर अनाउंस्ड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज? यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हेल्थ वर्कर को मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये कितना अमाउंट प्रोवाइड करेगा? तो ये करेगा 50 लाख रुपए। देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो हेल्थ वर्कर हैं उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से 50 लाख रुपए का फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो टोटल फंड है ये 50 लाख रुपए इंश्योरेंस मेडिकल स्कीम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्प्रूव्ड अमाउंट अंडर इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के माध्यम से कितने फंड को अप्रूव किया है? तो ये किया है 15,000 करोड़। देखो, भारत सरकार ने कोविड-19 की वजह से कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उसको बीट करने के लिए इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के माध्यम से भारत को 15,000 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड वॉटसन असिस्टेंस फॉर सिटीजन इन इंडिया टू एड्रेस कोविड-19? यानी किस कंपनी ने वॉटसन असिस्टेंस फॉर सिटीजन एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसमें वह कोविड-19 जो आउटब्रेक है उसके लिए इंडिया को एड्रेस कर सके? तो ये किया है IBM ने। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये एक USA बेस्ड कंपनी है। इसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉटसन असिस्टेंस फॉर सिटीजन्स। इसके माध्यम से इंडिया को जो कोविड-19 का आउटब्रेक है उसके लिए एड्रेस कर सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है IBM ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद यूनिसेफ एंड WHO लॉन्च्ड डिजिटल कैंपेन टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्राइबल गैदरर्स? यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने WHO और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक डिजिटल कैंपेन को स्टार्ट किया है जिसमें ट्राइबल गैदरर्स की सेफ्टी को एंश्योर किया जा सके? तो ये किया है ट्राइफाइड ने। यानी कि
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के साथ एक डिजिटल कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनकी सेफ्टी को एंश्योर किया जा सके। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये किया है ट्राइफाइड। इसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अब बात करते हैं हम यूनिसेफ की। देखो, यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसको फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसके हेड हैं हेनरीटा एच फोर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया हैव रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू पॉवर्टी। यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और जो पॉवर्टी की कगार पर हैं। तो ये हैं 400 मिलियन। यानी अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल मतलब जैसे जो लोग लेबर में काम करते हैं या जो लोग डेली बेसिस पर काम करते हैं उसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, उसके अंतर्गत करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 आउटब्रेक के चलते पॉवर्टी की कगार पर आ गए हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इंडिया के 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से हैं, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है और वह गरीबी की कगार पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन बाई $902 मिलियन टू $10 बिलियन इन अ वीक एज पर द आरबीआई डेटा। आरबीआई के डेटा के अनुसार कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $902 मिलियन कम होकर कितना रह गया है? तो ये रह गया है 474.66 बिलियन। यानी आरबीआई ने वीक के दौरान एक डेटा जारी किया जिसमें बताया कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये $902 मिलियन कम होके 474.66 बिलियन डॉलर रह गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम वर्ल्ड लीडर इन इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग एट WIPO's पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी। यानी किस कंट्री ने WIPO पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी में जो एक इंटरनेशनल फाइलिंग के लिए सबसे ज्यादा टॉप पर कौन रहा है? तो ये रहा है चाइना। यानी चाइना ने WIPO के अंतर्गत अपने सबसे ज़्यादा पेटेंट के लिए एप्लीकेशंस प्रोवाइड किए हैं। देखिए, बात करते हैं WIPO की। ये है एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत जो कंट्री नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या लॉन्च करते हैं तो उनके लिए वह पेटेंट कराते हैं जिससे कि कोई भी अनदर कंट्री या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन उसकी कॉपी ना कर सके। ओके, तो इसके लिए उन्हें पेटेंट कराना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन आई हैं ये चाइना की तरफ से आई हैं। यानी चाइना WIPO पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी में इंटरनेशनल लेवल पर पेटेंट के लिए सबसे ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन आई हैं। सेकंड नंबर पर है यूएसए और थर्ड नंबर पर है जापान और इंडिया की बात करें तो 14वां स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी के अंतर्गत जो इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग एप्लीकेशंस आई हैं वो सबसे ज़्यादा चाइना से आई हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज assured $2.2 बिलियन सपोर्ट पैकेज टू इंडिया फॉर कोविड-19 रेस्पॉन्स। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को कोविड-19 रेस्पॉन्स के अंतर्गत $2.2 बिलियन का सपोर्ट पैकेज प्रोवाइड किया है? तो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उसके चलते इंडिया के लिए $2.2 बिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी जॉइन हैंड विद यूनिसेफ टू लॉन्च ब्रेक द चेन कैंपेन अगेंस्ट कोरोना वायरस। यानी किस कंपनी ने यूनिसेफ के साथ हैंड जॉइन किया है जिसमें उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ब्रेक द चेन, जो कोरोना वायरस को बीट करने में हेल्प करेगा। तो ये किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ब्रेक द लॉन्च कैंपेन को लॉन्च किया है जिससे जो कोरोना वायरस है उसको बीट किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है, यूनिसेफ के साथ ये ज्वाइन किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। यानी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की MD एंड CEO किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है अनामिका रॉय राष्ट्रवार। अनामिका रॉय राष्ट्रवार को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। ओके, अब हम बात करते हैं, इसमें थर्ड ऑप्शन है पराग राजा।
देखो पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। ओके, और इसमें ऑप्शन बी है रेखा एम मेनन। देखो रेखा एम मेनन को नेस्कॉम का 22 चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुई हैं अनामिका रॉय राष्ट्रवार। अगला क्वेश्चन है हु टॉप 34 फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2020, यानी कि फोर्ब्स ने 34 फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2020 में जारी की। तो आपको बताना है इसमें सबसे टॉप पे कौन है। तो ये हैं जेफ बेजोस। देखो जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर हैं। फोर्ब्स ने 2020 में अपनी 34वीं फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट जारी की, जिसमें जेफ बेजोस को सबसे पहला स्थान मिला है। और इनकी जो कुल संपत्ति है ये 124.7 बिलियन यूएस डॉलर है। ओके, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर हैं बिल गेट्स। ओके, और तीसरे नंबर पर हैं बर्नार्ड एर्नोल्ट। बर्नार्ड एर्नोल्ट ये तीसरे नंबर पर हैं। ओके, और इंडिया की तरफ से मुकेश अंबानी ये 17वें नंबर पर हैं बिलियनियर लिस्ट में। तो आपको ध्यान रखना है जो सबसे टॉप पे हैं ये हैं जेफ बेजोस। अब बात करते हैं फोर्ब्स की। देखो फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जो हर वर्ष टॉप बिलियनियर्स हैं वर्ल्ड की उनकी लिस्ट जारी करती है। और इसके सीईओ हैं माइकल फेडरले और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। अगला क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, यानी नेपाल राष्ट्र बैंक। देखो नेपाल की सेंट्रल बैंक है नेपाल राष्ट्र बैंक, इसके गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है। तो ये किया गया है महाप्रसाद अधिकारी, यानी महाप्रसाद अधिकारी को नेपाल की जो केंद्रीय बैंक है नेपाल राष्ट्र बैंक, उसके गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है नेपाल की जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर के रूप में महाप्रसाद अधिकारी को अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं हम नेपाल की। तो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्यादेवी भंडारी और यहाँ की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ करेंसी चलती है नेपाली रुपीस। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एलोकेटेड $5 मिलियन अबाउट ₹38 करोड़ फॉर कोविड-19 प्रोजेक्ट इन 8 मेंबर कंट्रीज, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने $5 मिलियन कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उससे निपटने के लिए 8 कंट्री मेंबर्स को प्रोवाइड किए हैं। तो ये किए हैं सार्क ने। देखिए सार्क ने यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ने अपने 8 कंट्रीज मेंबर को कोविड-19 जो आउटब्रेक है उससे निपटने के लिए करीब 38 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है। अब बात करते हैं हम सार्क की। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसको फाउंड किया गया था 8 दिसंबर 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। तो आपको ध्यान रखना है सार्क के 8 कंट्रीज मेंबर हैं, उनको 38 करोड़ रुपए यानी कि $5 मिलियन का फंड कोविड-19 प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज अनाउंस्ड दैट इट विल प्रोवाइड इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल ऑफ अप टू ₹1 करोड़ टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी किस बैंक ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल के माध्यम से 1 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड करने के लिए अनाउंस किया है। तो ये किया है सिडबी ने, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अपनी इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल के माध्यम से अप टू 1 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट करने के लिए अनाउंस किया है। तो आपको ध्यान रखना है ये किया है सिडबी ने। अब बात करते हैं सिडबी की। तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में और इसके हेड हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज एक्वायर्ड GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय CCI, यानी निम्न में से किस कंपनी ने GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड को एक्वायर किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद। तो ये किया है जिंदल साउथ वेस्ट एनर्जी लिमिटेड ने, यानी जिंदल साउथ वेस्ट एनर्जी लिमिटेड ने GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड को एक्वायर किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद। तो आपको ध्यान रखना है ये जो एक्विजिशन किया है ये किया है जिंदल साउथ वेस्ट एनर्जी लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 80.1% पावर ग्रिड बिजनेस ऑफ ABB पावर बिजनेस ग्रिड, यानी किस कंपनी ने ABB पावर ग्रिड बिजनेस का
80.1% का स्टेक एक्वायर किया है। तो ये किया है हिताची लिमिटेड ने। देखो हिताची लिमिटेड एक जापान की कंपनी है। इसने पावर ग्रिड बिजनेस एबीबी पावर ग्रिड बिजनेस का 80.1% का जो स्टेक है उसको एक्वायर किया है। ओके देखो एक्विजिशन है, इसका मतलब है जब कोई लार्ज अमाउंट की कंपनी जब किसी छोटी अपने से छोटी कंपनी को खरीद लेती है या उसके स्टेक को कुछ परसेंट से खरीद लेती है तो उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हिताची लिमिटेड ने एबीबी पावर ग्रिड बिजनेस का 80.1% का जो स्टेक है उसको एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, यानी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया है। तो ये किया है पराग राजा को। देखो पराग राजा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ओके, और हम बात करें इसमें ऑप्शन पहला है यूवी प्रवीण रॉय। यूवी प्रवीण रॉय को नेस्कॉम के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है और रेखा एम मेनन को नेस्कॉम की वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है आरबी एक्सटेंड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन ए क्वार्टर टू हाउ मेनी वर्किंग डेज, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्वार्टर के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को कितने दिन के लिए एक्सटेंड किया है। तो ये किया है 50 डेज के लिए। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसमें 36 दिन से बढ़ाकर अब 50 दिन कर दिया है। पहले ये 36 डेज था, अब इसको बढ़ाकर 50 दिन कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है जो क्वार्टरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 दिन तक का एक्सटेंड किया है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस अप्रैल मंथ के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है जिसे आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।